हेलो छात्रों, जो 64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा पास करने वाले जितने भी छात्र हैं उन लोगों को मैंने एक वीडियो भेजा पहले कि कैसे आपको क्या क्या इन बातों पर ध्यान में रखना है, कैसे तैयारी करनी है। आज मैं विषयवार कुछ सामग्रियां लेकर के आया हूं और उसकी मैं सीरीज रूप में आपको दूंगा। पहला जो मेरा विषय चयन है वो है, चूंकि जो सबसे अधिक संख्या LSW की होती है, श्रम एवं समाज कल्याण। बिहार में ये पेपर बहुत ही पॉपुलर है। जिस भी व्यक्ति को कहीं से कोई कुछ समझ में नहीं आता है वो LSW का पेपर ले लेता है। इसीलिए आप देखेंगे कि इस विषय में बहुत मार्क्स के भी बहुत फ्लक्चुएशन है। विषय में चूंकि इसका सिलेबस छोटा दिखाई पड़ता है लोगों को, इसीलिए लोग जल्दी तैयार करने के चक्कर में इसको ले लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि इसका जो जिस टॉपिक इसमें सम्मिलित किए गए वही आगे चलकर प्रशासन में उसका उपयोग है। तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। और इसको जितने भी इंटरव्यूअर्स हैं, वो चाहे वो कोई भी फैकल्टीज के हों, वो कोई भी विषय से वो आते हों, लेकिन आप देखेंगे कि इस समाज कल्याण के लिए चूंकि प्रशासन में काम करना है तो उनको बहुत खासा अनुभव रहता है। गरीबी और बेरोजगारी और तमाम जो सेगमेंट्स हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, ठीक है, पिछड़ा वर्ग, वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, यानी बहुत ऐसे सेगमेंट्स हैं समाज कल्याण के जिसके लिए सरकार कई योजनाएं बनाती है और उन योजनाओं का ही अधिकारियों के द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है। इसलिए उन योजनाओं की अच्छी जानकारी शासकों को होती है। तो जो भी इंटरव्यूअर बैठेंगे आपसे, वो बहुत ही अंदर से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। योजनाओं की अच्छी जानकारी की वजह से वो आपको कई तरह से आपकी आइडियोलॉजी को निकालने के लिए या आपका ज्ञान कितना व्यवहारिक रूप में है उसको परखने के लिए कई प्रश्न पूछ सकते हैं। और बिल्कुल अगर आपको सतही जानकारी होगी तो आपको वो बिल्कुल उलझा देंगे। तो इसमें ध्यान में रखिएगा कि ये जो पेपर है इसमें इंटरव्यू में से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी विषय को आपने लिया तो इससे आपसे जीएस का भी जो प्रश्न पूछा जाएगा आपको लगेगा ये जीएस का प्रश्न है, वो LSW का भी प्रश्न हो सकता है। गरीबी और बेरोजगारी तो किसी से भी पूछ सकते हैं आप। अनुसूचित जाति जनजाति का संबंधित किसी से भी पूछ सकते हैं। सरकार की जितनी योजनाएं चल रही है बिहार सरकार की, वो सब LSW का ही आपको दिखाई पड़ेगा। हाँ, श्रमिक वाला जो सेक्शन है तो आपको उसमें आपको कुछ चीजें विशिष्ट रूप से हो जाती है। जो एक्ट है उससे कुछ विशिष्ट चीजें हो जाती है। अगर किसी परीक्षक को या इंटरव्यूअर को, परीक्षक नहीं या जो उसमें इंटरव्यूअर जो भी जितने भी साक्षात्कार लेने वाले, वो अगर इस विषय की इस पहलू को नहीं जानते हो तो श्रम वाला जो पहलू है तो आपको बस थोड़ा बहुत सतही प्रश्न पूछेंगे, एक्ट में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। और अगर कोई श्रम वाला, समाज कल्याण वाला विषय वाला कोई बैठ गया वो आपको एक्ट से भी संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। इसलिए आपको इसकी गहन तैयारी करनी है। तो मैं सेगमेंट बाय सेगमेंट इसको लेकर के चलूंगा। क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसके क्या क्या उत्तर हो सकते हैं, जो मेरे विचार से आप उसमें हो सकता है आप अपना भी विचार व्यक्त कर सकते हैं, तो मेरे विचार से मैं उसको आपको दूंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न पे। इसमें जो विषय का आपने क्यों चयन किया, ये पहला प्रश्न होगा कि आपने श्रम एवं समाज कल्याण विषय के रूप में क्यों चुना। क्योंकि बिहार में ये बहुत
विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई नहीं है, पटना विश्वविद्यालय में है, बाकी अन्य विश्वविद्यालयों में नहीं है। इसलिए देखिएगा कि इसमें बहुत कम छात्र ऐसे होते हैं जो ये विषय लेते हैं। सब जो है एकेडमिक करियर में इसको नहीं लेते हैं, लेकिन वो चयन करते हैं सीधे सिविल परीक्षा। तो यहाँ से पूछा जाता है कि आपके विषय के चयन के पीछे क्या तर्क है, क्यों आपने ये विषय चयन किया। तो इसका जो उत्तर होना चाहिए उसके बोलिएगा कि महोदय इसके दो कारण हैं। पहला कि इसकी सामग्री जो है विषय की जो सहज बाजार में उपलब्ध है, मार्गदर्शन भी सहज उपलब्ध है और खुद से भी पढ़ करके आसानी से इसको हम समझ सकते हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये कि इस विषय के जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ करके देखा तब उसका चयन किया। तो जब मैं पढ़ा इसको पहली बार तो उसमें जो विषय के अंदर में जो टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स आगे चल करके प्रशासन में उन्हीं वर्गों के लिए काम करना है, जैसे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, जैसे आप अनुसूचित जाति जनजाति कमजोर वर्गों के लिए, गरीबी बेरोजगारी जैसी योजनाओं को चलाने की। तो आप ये सारी जितनी चीजें हैं वो सब प्रशासन में मुझे आगे चल के काम करना होगा। तो उन्हीं चीजों को अगर मैं पूर्व में ही पढ़ लूं तो शायद मेरे लिए और अच्छा होगा उस समय कार्य करने में। तो मेरे चयन के पीछे यही दो तर्क। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि श्रम किसे कहते हैं। पहला आपसे यही पूछेगा, श्रम एवं समाज कल्याण डिफाइन करिए। तो पहले तो श्रम को आप डिफाइन करेंगे, श्रम कहते किसको। तो श्रम की जो परिभाषा है आप बोलेंगे मनुष्य या अन्य प्राणियों के द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं, जो शारीरिक या मानसिक हो सकते हैं, उसे श्रम कहते हैं। अब इसमें देखिए मनुष्य एवं अन्य प्राणी मैंने कहा, उसके सेकंड आप उसी समय आप कहेंगे तो नहीं तो काउंटर क्वेश्चन करेगा क्या एलएसडब्ल्यू में क्या अन्य प्राणियों के द्वारा किए गई चीजों को भी पढ़ा जाता। जैसे मान लीजिए मसलन मैंने कहा श्रम तो हो सकता है मनुष्य भी कर रहा है, और श्रम तमाम बैल है, ये गाय है, तमाम जितने भी आप जंतु देखते हो जिससे आप कोई श्रम का कार्य, गधा है जिसे आप खच्चर है, जिसे आप श्रम का कार्य लेते हो, घोड़ा है, सबसे श्रम का कार्य आप लेते हो। तो सब कहेंगे कि आप सब तो श्रम कर ही रहा, वो भी श्रम की परिभाषा में आएगा। तो आप कहेंगे कि नहीं महोदय, श्रम में केवल उन्हीं मानवीय क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो मनुष्यों के वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण संबंधी क्रियाओं को करता है। ठीक है, यानी कि मनुष्य की क्रियाओं को सम्मिलित करना है, पहली बात। दूसरा, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। वैसा श्रम जो वस्तुओं और सेवाओं को उत्पन्न करता हो। ऐसा नहीं कि आप दिन भर कहें कि आप किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं, ठीक है, अब पसीने पसीने हो रहे हैं, शारीरिक श्रम तो किया आपने और कुछ नहीं हुआ, तो कहेंगे आपने शारीरिक श्रम किया, तो ये श्रम है? नहीं, इकोनॉमिक्स में इसे श्रम नहीं कहते हैं। पहला तो शर्त यह है कि आप कोई वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेंगे जो मानवीय क्रियाओं को के लिए होता है। देखिए ध्यान रखिए, मानवीय क्रियाओं के लिए होना चाहिए। और दूसरा, प्रोडक्शन जो होगा ऐसा भी है, देखिए जनहित में होना चाहिए प्रोडक्शन। अब आप कहेंगे कि कोई बम बनाने वाला, बंदूक बनाने वाला, गैर कानूनी काम करने वाला कोई कारखाना हो और वहां भी आप श्रम कर रहे हैं, पैसा तो प्राप्त हो रहा है, तो क्या वैसे को आप श्रम के अंतर्गत पहनेंगे? नहीं, जनहित में होना चाहिए पहले बात। परिभाषा के अंतर्गत में ये जरूर आता कि जनहित में कार्य किए जाने चाहिए, कल्याण के लिए कार्य किए जाने चाहिए, मानवीय क्रियाओं के कल्याण के लिए कार्य किए जाने चाहिए। यानी जो इस परिभाषा है, श्रम में केवल उन्हीं मानवीय क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनमें मनुष्यों के वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन
एवं वितरण संबंधी क्रियाएं होती हैं। यानी प्रोडक्शन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन की भी जो क्रियाएं होती हैं वो सब इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, श्रम के अंतर्गत। ठीक है। अब आइए इस श्रमिक किसे कहते हैं। तो वे सभी व्यक्ति जो सामाजिक आर्थिक संस्थाओं के लिए शारीरिक या मानसिक श्रम करते हैं उन्हें श्रमिक कहते हैं। इसके अंतर्गत कुशल, अकुशल, तकनीकी, प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण, लिपिक वर्गीय कर्मचारी एवं वेतन भोगी कर्मचारी सभी सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है। आप क्या बोलेंगे? वे सभी व्यक्ति जो किसी सामाजिक आर्थिक क्रियाओं के लिए शारीरिक एवं मानसिक श्रम करते हैं श्रमिक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कुशल, अकुशल, तकनीकी, प्रशिक्षित, पर्यवेक्षक जो पर्यवेक्षण का यानी सुपरविजन, लिपिकीय कार्य यानी कि क्लरिकल वर्क एवं वेतन भोगी जितने भी कर्मचारी हैं सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तब कभी भी हो सकता है पूछे कि प्रधानमंत्री जो है अपने को प्रधान सेवक भी कहते हैं, तो क्या वे कर्मचारी की परिभाषा में आएंगे? प्रश्न पूछा गया। तो आप बोलेंगे नहीं, तो कहेंगे वेतन तो मिलता है। ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, जिनका चयन जनता के द्वारा, वोटों के द्वारा, ठीक है, इसका प्रधानमंत्री की आपके नियुक्ति तो नहीं करते आप। प्रधानमंत्री को आप क्या करते हैं? इनका कोई वैकेंसी तो निकलता नहीं। प्रधानमंत्री को आप जो वोटों के द्वारा जिस पार्टी को चुनते हैं आप, उसके जो एमपी होते हैं वो चुनते हैं, चयन करते हैं। इसीलिए ये श्रमिक की परिभाषा के अंतर्गत नहीं माने जाते हैं। श्रमिक की परिभाषा में वही माने जाते हैं जो किसी रिक्रूटमेंट के तहत किसी का अस्थायी या स्थायी रूप से चयन होता है, उसको हम लोग श्रमिक के अंतर्गत में रखते हैं। फिर एक काउंटर क्वेश्चन ये होता है कि क्या आपकी माँ या आपकी पत्नी जो घरेलू कामकाज में संलग्न है वे श्रमिक की परिभाषा में आएंगी? या अगर कहे कोई पिता का कोई दुकान है और उसमें उन्हीं का बच्चा, उन्हीं का बेटा कार्य करता है, तो क्या ये श्रमिक की परिभाषा में आएगा? तो आप बोलेंगे नहीं महोदय। अगर श्रम में केवल उन्हीं प्रयासों को शामिल किया जाता है जिससे धन की प्राप्ति हो, तो पत्नी माता को कोई वेतन और पारिश्रमिक आप नहीं देते। ठीक है। गैर अनुत्पादी कार्य है, उपयोगी जरूर कार्य है लेकिन अनुत्पादी कार्य है, उसको हम लोग श्रमिक के अंतर्गत में नहीं मानते। और आप कहेंगे कि दुकान में चलाने वाला तो अर्थोपार्जन हो रहा है, लेकिन अर्थोपार्जन में उसका सहयोग जरूर है, लेकिन अगर उसमें उसको प्राप्त होता है, अगर पिता उसको नियोजित करता है, उसको वेतन देता है, तब वो श्रमिक की परिभाषा में आएगा, अन्यथा उसका अनुत्पादी श्रम ही माना जाएगा। ठीक है। तो ये हुआ हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा श्रमिकों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? श्रमिकों को तो देखिएगा इसमें 4 श्रेणियों में बांटे। बिहार सरकार ने 4 श्रेणियों में बांटा है। उसी के आधार पर वो मजदूरी का भी निर्धारण, न्यूनतम मजदूरी का भी निर्धारण करते हैं। उसमें है अकुशल श्रमिक और अर्धकुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक और अति कुशल श्रमिक। अब उसमें पूछेगा कि इसमें कौन कौन लोग आते हैं? तो जैसे अकुशल में जो दरबान है, चपरासी है, खलासी है, मजदूर है, ये सब अकुशल श्रमिक है। ठीक है। इसमें कहीं कुशलता का कोई इसमें नहीं होता पैमाना। और दूसरा अर्धकुशल में किसे कहते हैं? जैसे माली, तो थोड़े बड़े कुशल होते हैं, अर्धकुशल माने जाते हैं। इसमें कुशलता है थोड़ी बहुत,
कैसे वृक्षों को रोकना है, कैसे क्यारियों को बनाना है, तो ये थोड़ी बहुत है। माली है, चारा काटने वाला है, किस एंगल से काटना है, किस डिजाइन से काटना है, तो इन सब में अर्धकुशल माने जाते हैं। और जो कुशल में है उसमें लुहार, सुनार, कोई यंत्र चालक। देखिए ध्यान में रखिए, जो व्यक्तिगत रूप से कोई इस प्रकार के कार्य करके जिसमें प्रशिक्षण का काम हो तो ये कुशल कहते हैं। और अति कुशल वाले में उनको रखा जाता है जिसमें वो व्यक्ति के कार्य से अन्य जनता को जो है वो भी प्रभावित एक हो सकती है। जैसे मोटर कार चालक, अब वो अकेला चला रहा है लेकिन उसके ऊपर बैठे पीछे जितने भी पीछे बैठे लोग हैं, बस चालक है, तमाम इसके पीछे जो बैठे लोग हैं, वो उनका जीवन उनके हाथों में रहता। तो ये जो है उनको प्रशिक्षण दिया जाता, ये अति कुशल वाले में आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको अति कुशल में रखा जाता। आधार वही है, जैसे बिजली मिस्त्री है। अब ये बहुत ही जेई का प्रशिक्षण प्राप्त करके ही लोग बनते हैं। ठीक है, बिजली का जो उसमें जेई वाले में जाते हैं वो तमाम। तो आप देखें, यह चालक मिस्त्री जो होता है अगर बिजली का, वो भी प्रशिक्षण प्राप्त करके ही बनता है। तो ये अति कुशल वर्ग में रखे जाते हैं। और अगर आप देखें तो बिजली पर आधारित तो तमाम उस पर जनता निर्धारित है, उसके ऊपर निर्भर है, इसलिए अति कुशल में है। निर्धारण का आधार क्या है, यही आधार रखिएगा। और ये 4 वर्गीकरण, ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत कई बार पूछा गया। इसके बाद आता है कि श्रमिक जो है वो कई प्रकार का श्रमिक होता है। ये सिर्फ प्रश्न भी पूछा कि ब्लू कॉलर जॉब किसे कहते हैं, ब्लू कॉलर श्रमिक किसे कहा जाता है, ब्लू कॉलर वर्कर किसे कहते हैं, लेबर या वर्कर जो शब्द यूज करें। तो ब्लू कॉलर उसको बोलते हैं जो खानों में, खदानों में, ठीक है, जिसमें उनका शरीर गंदा होता। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, आधार क्या है उसके पीछे, तो शरीर गंदा होता। तो गंदा होगा कहाँ, खान में, खदान में, कोयला खदान हो, तमाम अन्य खदान हो, जहाँ काम करे वहां गंदगी हो सकती है। वैसे स्थानों पर कार्य करने वाले श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब या ब्लू कॉलर श्रमिक कहते हैं। और उसके बाद है व्हाइट कॉलर जॉब, वैसे श्रमिक जो कार्यालयों में, लिखकीय कार्यालयों में, कंप्यूटर आदि कार्य काम में संलग्न रहते हैं, उन्हें आप व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं या व्हाइट कॉलर श्रमिक कहते हैं। जॉब पूछेगा तो जॉब बोलेंगे, श्रमिक को पूछेगा तो श्रमिक बोलेंगे। उसके बाद आता है पिंक कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं, तो वैसे श्रमिक जो मनोरंजन वाले कार्यों में संलग्न रहते हैं, जैसे कोई सीरियल बनाने वाले या कोई सर्कस वाले में, या कोई आप देखेंगे पिक्चर्स बनाने वाले में, बहुत सारे श्रमिक काम करते हैं। तो वैसे श्रमिकों को हम लोग पिंक कॉलर लेबर कहते हैं। और उसके बाद है गोल्ड कॉलर लेबर। गोल्ड कॉलर लेबर उनको कहते हैं जो बहुत ही कार्यकुशल लोग होते हैं, गोल्डन है ये। तो गोल्डन कॉलर जॉब वैसे कहते हैं जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, वो अति प्रशिक्षित लोग होते हैं, और वकील होते हैं, ठीक है, इंजीनियर जो बहुत क्वालिफाइड होते हैं, जो बहुत कार्यकुशल होते हैं, वैज्ञानिक जो होते हैं, वे सब जो है गोल्ड कॉलर वर्कर के नाम से जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रे कॉलर वर्कर्स किसको कहते हैं? ग्रे कॉलर श्रमिक जो है उन्हें कहा जाता है जो रिटायरमेंट के बाद भी अपनी सेवाएं देते रहते हैं। देखिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण है ये ग्रे कलर वाला। बहुत सारे लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद अपनी सेवाएं देते रहते हैं। अब आपसे पूछेगा कि जो कई बीपीएससी के चेयरमैन भी जो होते हैं वे 60 वर्ष के रिटायरमेंट के बाद तब फिर आ जाते हैं और 62 साल तक। तो आप उनको नहीं कह सकते हो कि 60 साल वाले, क्योंकि 62 साल तक का उम्र वाला है, उनको आप नहीं कह सकते हो। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट होते हैं जो कहीं अन्य चेयरमैन बना दिए जाते हैं, तमाम अन्य के, वो लोग कहलाए। बहुत इकोनॉमी के फील्ड में बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको बना दिया जाता है, किसी चीज का चेयरमैन बना दिया जाता है।
तो ऐसे जो रिटायरमेंट की उम्र के बाद भी अपनी सेवाएं देते हैं उनको हम लोग ग्रे कॉलर कहते हैं। इसमें खास करके जो हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं लोग, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, आप देखें डॉक्टर्स वर्ग जितने बूढ़े होते जाते हैं उतने ज्यादा उपयोगी होते जाते हैं कहा जाता, उनको हम लोग इसके अंतर्गत में रहते हैं। आईटी सेक्टर में भी जितने आईटी सेक्टर प्रोफेशनल्स होते हैं बड़े प्रशिक्षित होते हैं, उम्र के साथ साथ उनका अनुभव और ज्यादा होता चला जाता है, तो हम लोग उसको कहते हैं इस ग्रे कॉलर वर्कर्स कहते हैं। बड़ा उनका सम्मान के साथ उनको उनका नाम दिया जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि इधर हमारे मोदी जी जो हैं वो 2 सेक्टरों में हमारे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। तो आप देखिए ध्यान में रखिएगा, मैं अभी नाम जरूर ले रहा हूं प्रधानमंत्री जी का, आप लोग नहीं लेंगे, प्रधानमंत्री बोलेंगे, मुख्यमंत्री बोलेंगे, नाम श्री मोदी जी का नहीं लेंगे या श्री नीतीश कुमार का नहीं लेंगे। जब आपसे श्री नीतीश कुमार से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, श्री मोदी जी से, नरेंद्र मोदी जी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, तभी आप नाम लेंगे, अन्यथा आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप परहेज करिएगा, आप पद पर जो भी रहता आप उसको ही संबोधित करके बोलेंगे। ठीक है, कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मंतव्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये योजनाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री ने ये इनिशिएटिव लिया। ठीक है, तो आप नाम नहीं लेंगे, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड कॉलर वर्कर किसे कहते हैं? तो वैसे श्रमिक जो सरकार के अंग होते हैं, ठीक है, जो सरकार के अंग होंगे, सभी हम लोग जितने ब्यूरोक्रेट्स आए जो सरकार के अंग होते हैं, तथा कृषक वर्ग का भी जो लोग है उसको भी रेड कॉलर वर्कर कहते हैं। दोनों को कहते हैं, जो सरकार के अंग होते हैं उनको भी, और जो रेड कॉलर वाले जो लोग हैं उनको भी। देखिए दोनों काम करते हैं, दोनों को रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है रेड वर्कर वाला वो आया कम्युनिज्म से। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब आइए ये जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें खूब पूछा जाता है, वो है संरक्षित श्रमिक किसे कहते हैं, किसे प्रोटेक्टेड वर्कर्स की संज्ञा दी गई। तो ये कहां से लिया गया, आप इसकी चर्चा पहले ही करेंगे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो हमारा 1947 है, उसके अंतर्गत धारा 33 के अंतर्गत संरक्षित श्रमिक की परिभाषा दी गई है, जिसके अंतर्गत कहा गया कि वैसे जो श्रमिक जो श्रम संघ के कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, जो किसी भी ट्रेड यूनियन के कार्यकारिणी के, बहुत सारे ट्रेड यूनियन होते हैं, उसकी कार्यकारिणी के वर्किंग जो कमेटी होती है उसके वो सदस्य होते हैं, उन्हें हम लोग संरक्षित श्रमिक कहते हैं। ये श्रमिक किसी भी श्रम संघ के संख्या के 1% से ज्यादा नहीं हो सकते, प्रोटेक्टेड लेवल, ध्यान में रखिएगा, और न्यूनतम 5 और अधिकतम इसकी संख्या 100, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। यानी किसी भी श्रम संघ के जो भी सदस्य होते हैं, श्रम संघ के कार्यकारिणी के जो सदस्य होते हैं, सभी सदस्य तो सभी होते हैं किसी न किसी श्रम संघ से, तो जो कार्यकारिणी की जो उसकी गवर्निंग बॉडी है, जो वर्किंग बॉडी है, उसके जो सदस्य होते हैं वे प्रोटेक्टेड वर्कर कहलाते हैं। जैसे देखिएगा उन लोगों के ट्रांसफर और तमाम चीजें इधर उधर नहीं की जाती, जो बन जाते हैं, क्योंकि प्रेशर ग्रुप हो गया, वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और आप देखेंगे प्रबंधन के साथ हमेशा जो है उसका जुड़ाव रहता है, कभी कभी पॉजिटिव भी होता है, कभी निगेटिव भी हो जाता है, ये दीगर बात। तो आप जो है इसकी परिभाषा, संरक्षित श्रमिक की परिभाषा ये देंगे। अब आते हैं घर खाता श्रमिक किसे कहते हैं। ठीक है, घर खाता श्रमिक की जो परिभाषा है वो बीड़ी एवं सिगार अधिनियम जो 1966 पढ़ना है आप लोग को, नियोजन की शर्तों से संबंधित, उसमें घर खाता श्रमिक की परिभाषा दी गई। ये इसके अंतर्गत उन श्रमिकों को रखा जाता है जो नियोजन के स्थल पर कार्य नहीं करते हैं, बल्कि अपने घर में बीड़ी और सिगार बनाने का काम करते हैं। वो नियोजन
के तहत ही नियोजित रहते हैं, लेकिन वो स्थल पर नहीं आते। अब देखिए, इसका दुरुपयोग तो करता ही है नियोजक, लेकिन फिर भी इसको हम लोग अधिनियम के अंतर्गत ले आए और वैसे श्रमिक जो घर पर काम करते हैं उनको भी इसका लाभ मिलता। तो घर खाता श्रमिक उसे कहते हैं जो नियोजक स्थल पर नहीं आकर के अपने घर पर कार्य करते हैं, उन्हें घर खाता श्रमिक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो बेगार श्रमिक किसे कहते हैं। तो बेगार की जो प्रथा है हमारे यहाँ संविधान में अनुच्छेद 23 के तहत इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। बेगार उसे कहते हैं जो मूल्य चुकाए बिना अगर कोई श्रम लिया जाता है, उसे हम लोग बेगार कहते हैं। यानी कि बिना पारिश्रमिक दिए, यानी सामंती व्यवस्था के तहत, अब तो व्यवस्था नहीं रही, भली सोच जरूर है लेकिन व्यवस्था अब नहीं रही, वो अब गैर कानूनी कर दिया गया। तो सामंती जो व्यवस्था है और साम्राज्यवादी और अफसरशाही, देखिए पिछले दिनों एक IAS ऑफिसर के घर से भी इस प्रकार के बॉन्डेड लेबर वाले प्राप्त हुए थे। तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं बनता है कि बॉन्डेड लेबर तो हमारे यहाँ है नहीं, संविधान में 23 के तहत इसको प्रतिबंधित कर दिया गया, फिर भी अभी बरकरार है। तो इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंधित पूछेगा? 23 के तहत। 23 के तहत ही एक और श्रमिक की बात की गई है, वो है बंधुआ जो श्रमिक होते हैं, बंधुआ मजदूरी। ये भी प्रतिबंधित है, बंधुआ मजदूरी भी। तो बंधुआ मजदूरी इसको कहते हैं कि किसी को ऋण, अगर किसी ने ऋण लिया तो ऋण के बदले में अगर नहीं चुका पाया, उसके बदले जो है उसको जीवन भर उससे कार्य लिया जाता, बॉन्डेड बंधुआ मजदूरी के तहत उसको कहते हैं, बॉन्डेड बंधुआ मजदूरी को कहते हैं। और बेगार जो श्रम है वो बिना पगार के लिए जाने वाले श्रम को कहते हैं। यहाँ भी बिना पगार के ही है, लेकिन उसके बदले उसने कभी ऋण लिया है, उसको कहते हैं। तो ये भी जो प्रथा है ये भी प्रतिबंधित कर दी गई अनुच्छेद 23 के तहत। अब जो प्रश्न है एक इससे संबंधित पूछ सकता है, श्रम से संबंधित, कि भारतीय संविधान में श्रम संबंधी कौन कौन से उपबंध किए गए हैं। तो जो आप 23 है के तहत मैंने ये दोनों बताया, ये 23 के तहत है। 24 के तहत क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बालकों को कारखानों में, जो खतरनाक कारखाने हैं एवं परिसंकटमय प्रक्रियाओं में, जो कारखाना अधिनियम के तहत परिसंकटमय प्रक्रिया होती है। देखिए, जैसे ही आप उत्तर बोलेंगे, आप उत्तर से ही काउंटर क्वेश्चन आएगा, फिर परिसंकट में प्रक्रिया पर भी आ जाएगा। मैं यहाँ नहीं आ रहा हूँ, मैं चैप्टर बाय चैप्टर चलूँगा, वहाँ पे आप स्विच ओवर कर सकता है वो। तो परिसंकट में प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध है। ये तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत बात हो गई। और संविधान में कहाँ चर्चा है? तो संविधान में चर्चा है 39 के तहत। क्या कहता है कि राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करेगा। ठीक है। अब उसमें इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या बनाया गया? समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का निर्माण किया गया। ठीक है। 41 क्या कहता है कि राज्य नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा। अब नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा, जैसे ही आपने ये कहा, हो सकता है आगे आपको बोलने न दे और सामाजिक सुरक्षा किसे कहते हैं ये पूछ दे। मैं आगे बताऊंगा सामाजिक सुरक्षा। वैसे छोड़ी इसी बातें कर देता हूँ कि सामाजिक सुरक्षा के तहत 6 व्यक्तियों के जीवन में 6 ऐसी दशाएं आती हैं जब राज्य उसको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, ठीक है, अशक्तता, वृद्धावस्था, मृत्यु। ठीक है। तो इस प्रकार 6 ऐसी स्थितियां हैं जिसमें राज्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है और कई ऐसी नीतियां बनाता है। तो आप देखेंगे ये जैसे प्रसूति हित लाभ बनाया, ये भी प्रसूतावस्था भी है 6 ऐसी स्थितियों में। तो आप देखेंगे कि इस पर संबंधित राज्य कई प्रकार के अधिनियम भी बनाता है, कई प्रकार के अलग से योजनाएं भी चलाता है। तो सबकी जानकारी आपकी सबकी होनी चाहिए। आप जैसे ही नाम लेंगे किसी का तो उससे अधिनियम भी पूछ सकता है, उससे योजनाएं भी पूछ सकता है। ठीक है। तो आप उसको करेंगे। ये हो गया हमारा अनुच्छेद 41
42 में क्या चर्चा है कि कार्य की दशाओं में सुधार की बात करता है 42, यानी कि वर्किंग कंडीशंस की बात करता है दशाओं में। अब ये तमाम अधिनियम में आपकी इसकी चर्चा है, कारखाना अधिनियम से लेकर के तमाम जितने अधिनियम है कार्य की दशाओं में सुधार की बात करता है, जिससे कार्य कुशलता को में कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। उसके बाद है 43, इसमें जीवन निर्वाह मजदूरी की बात की गई है। तो आप जैसे ही जीवन निर्वाह मजदूरी करेंगे तुरंत क्वेश्चन पूछेगा कि उचित मजदूरी, निर्वाह मजदूरी, ठीक है, इन सब में क्या अंतर है। तो सबकी परिभाषा थोड़ी अलग अलग है, इसको मैं उसमें उस अधिनियम के तहत बताऊंगा। फिर आएगा कि 43A, ये इसमें है कि प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। ये तो वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट एक चैप्टर के रूप में भी पढ़ना है आपको। ये 43A के तहत चर्चा की गई है। तो ये पूरी बातें संविधान में श्रम संबंधी हैं। देखिए ध्यान में रखिएगा, एग्जाम इंटरव्यूअर जो है पूछता क्या है। अगर आप श्रम संबंधी उपबंध संविधान में क्या किए गए हैं तो आप इन सारी बातों को बताएंगे जो मैंने अभी बताया, ठीक है। 23, 24, 39, 41, 42, 43, 43A। लेकिन अगर वो पूछा कि श्रमिकों के संबंधित क्या उपबंध किए गए हैं तो ध्यान में रखिएगा कि वो आपको थोड़ा सा बोलेगा कि क्या श्रमिक संबंधी उपबंध और श्रमिकों के संबंधी उपबंध में कोई अंतर नहीं है। अंतर है। श्रम संबंधी उपबंध तो ये श्रम से संबंधी उपबंध हुआ, श्रमिकों से संबंधित उपबंध पूछ दिया तो श्रमिक एक व्यक्ति भी है नहीं, श्रम संबंधी या श्रमिक तो व्यक्ति भी है ना। तो व्यक्ति जो है कोई श्रमिक व्यक्ति के तौर पर भी तो उसके मौलिक अधिकार और तमाम राज्य के नीति शक्तियों की बात की गई, मौलिक कर्तव्य की बात की गई। तो व्यक्ति के तौर पर तो पूरे संविधान में जहाँ चर्चा किसी व्यक्ति की गई है वहाँ सब उसकी चर्चा की आप करेंगे। बोलिएगा कि एक श्रमिक के लिए तो जितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति के तौर पर उसको भी प्राप्त होता है। तो अंतर है दोनों के बीच में, मान्यूट है, लेकिन वहाँ पर आपको पकड़ सकता है वो, ठीक है। चालाकी से आप उस पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब जो एक और प्रश्न बनता है वो श्रमिकों से संबंधित, जो श्रम से संबंधित बातें इतनी हो गई, और उसके बाद है समाज कल्याण और इन तमाम चीज़ों की बातें। देखिए मैंने आपको श्रम शब्द से और श्रमिक शब्द से जितनी बातें हो सकती थी उसको आज इस सेक्शन में मैंने कहा। अब मैं सेगमेंट बाय सेगमेंट ही पढ़ाऊँगा, आज यहीं तक सीमित रखता हूँ, और फिर मैं सेगमेंट बाय सेगमेंट आपको देता जाऊँगा, और कोशिश करूँगा इन प्रश्नों के जो प्रश्नोत्तर हैं वो भी मैं डाल दूं ताकि PDF के रूप में, ताकि आप उसका फिर रिवीजन भी कर पाएँ। चलिए धन्यवाद।